बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ टाइप्स पढ़ी हैं बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड पढ़ लिया, कोवलेंट पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट पढ़ लिया। तो आज हम लोगों ने फोर्थ टाइप ऑफ बॉन्ड डिस्कस करना है, विच इज़ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड इज़ बेसिकली डिफाइंड एज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये मेटल एटम के दरमियान में बनता है। ये एटम की मुख्तलिफ नेचर्स होती हैं, या आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली ऑन द बेस ऑफ मेटालिक करेक्टर जो हैं 3 तरह के होते हैं: मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो मेटल एटम के दरमियान में या पॉजिटिवली चार्ज आयंस के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। इसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। द डिफरेंट प्रॉपर्टीज शोन बाय द मेटल सच एज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, good conduction of heat and electricity, hard and heavy nature suggest the existence of different type of chemical bond between the atom of metals. अब मेटालिक एलिमेंट्स जो होते हैं या मेटल्स जो हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं। उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो हार्ड और हैवी नेचर होती है उनकी। और ये सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ ये सजेस्ट करती हैं कि मेटल जो है वो एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ मेटल के केस के अंदर न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होल्ड होता है वो वीक हो जाता है। ठीक है, मेटल के अंदर जो है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड वीक होता है। वैसे भी अगर हम कंपेयर करें तो वो एटम जो न्यूक्लियस के नेक्स्ट ऑर्बिट में है, मतलब कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर है, उसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द थर्ड और फोर्थ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो जब वो होल्ड जो है वो वीक होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर वो मौके की तलाश में होते हैं कि किस तरह वो उस ऑर्बिट में से बाहर निकल जाएं। तो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकें। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज़ करते हैं तो मेटल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल एटम जो मेटल है हमारी उसके अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं और पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इस तरह एक सी टाइप स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी बोलते हैं, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। वो पूल इसको इसलिए कहा जाता है कि ये एक तालाब की तरह होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ख़ास एटम उनको अट्रैक्ट नहीं करा, उसके अंदर जितने भी एटम हैं, ये आपको इस डायग्राम से अंदाज़ा होगा कि ये देखें, ये जितने आपको वाइट कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं अपनी जगहों पर। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह पर फिक्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव करें। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करें वो किसी एक स्पेसिफिक एटम से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, सब एटम इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, मतलब कि जो जिस इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होगी जिस एटम के करीब है वो। ठीक है, न्यूक्लियाई जो सी होती है मेटल एटम की, वो हम यूँ कह सकते हैं कि ये आगे उन्होंने कॉमन पूल की बात की हुई है। दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल और बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ डैट मेटल, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर जितने एटम हैं उससे बिलोंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल है, मूव कर रहे हैं उस जगह के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो सकते हैं एटम्स के एटम से। Nuclei of metal atom appear submerged in sea of these free mobile electrons. These mobile electrons are responsible for holding the atom of metal together forming a metallic bond. इस तरीके से वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रही होती है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस में जो वर्ड इंटर है, इस इंटर का मतलब होता है दरमियान,
और मालिक्यूलर मालिक्यूल। तो मालिक्यूल्स के दरमियान अभी पीछे हम लोग जो फोर्सेस पढ़ रहे थे, केमिकल बॉन्ड पढ़ रहे थे, वो बेसिकली एटम के दरमियान में थे। अब मालिक्यूल्स, अब एटम मिलकर मालिक्यूल बनाते हैं और फिर उन मालिक्यूल्स के दरमियान में भी कुछ फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको हम इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, यानी कि मालिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं। ठीक है, द फोर्सेस डैट होल्ड द एटम्स इन अ कंपाउंड आर केमिकल बॉन्ड। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि वो फोर्सेस जो एटम को कंबाइन करती हैं उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। इन एडिशन टू दी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस, relative weak forces also exist between the molecule which are called the intermolecular forces। ठीक है, वीक मालिक्यूलर फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं दो मालिक्यूल्स के दरमियान। एटम जो है केमिकल बॉन्ड से कंबाइन करने के बाद मालिक्यूल बनाते हैं और फिर उन मालिक्यूल्स के दरमियान में जो है वो वीक फोर्सेस पाई जाती हैं, जिनको हम इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। द बॉन्डिंग एंड इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर शोन। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि H और Cl के दरमियान में जो बॉन्ड है वो है केमिकल बॉन्ड, और दूसरे HCl के साथ जो इंटरमालिक्यूलर बॉन्ड है उसको हम इंटरमालिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। अब इस चीज़ से एक बात तो क्लियर है कि केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमालिक्यूलर फोर्स वीक होती है। जैसा कि इसकी डेफिनेशन के अंदर बताया हुआ है कि वीक फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन टू मालिक्यूल्स। ठीक है, तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो सी होती हैं वो वीक होती हैं, जबकि केमिकल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस आगे डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो अभी आपने मेटालिक बॉन्ड भी याद करना है और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस की डेफिनेशन याद करनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल को ध्यान से याद करना है। तो अगर मैं आगे पढ़ाऊँगी डायपोल डायपोल फोर्सेस तो वो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों ने मेटालिक बॉन्ड को याद करना है और इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस को याद करना है। उम्मीद है कि आपको कुछ एक दो पॉइंट और हैं जो डिस्कस करने हैं यहाँ पर। वो ये है कि जब HCl के दरमियान में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, मतलब कि दो HCl के मालिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरमालिक्यूलर फोर्स है, जो वीक बॉन्ड बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए हमें 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड मालिक्यूल टू कन्वर्ट इट इनटू गैस। और फिर उससे आपको पता है कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड टूटता है तो उससे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस निकलती हैं, और फॉर 30 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है एक HCl के मालिक्यूल के अंदर, यानी कि दो एटम्स के दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 430 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, जबकि इंटरमालिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी चाहिए। इससे ये बात क्लियर होती है कि 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी और 430 किलो जूल ऑफ एनर्जी के दरमियान में डिफरेंस आपको ये बता रहा होगा कि इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कितनी वीक हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड। ठीक है, वो ये चीज़ बता रहे हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड अगर हमारे पास है तो दो एटम्स के दरमियान में जो केमिकल बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें 430 किलो जूल ऑफ चाहिए, जबकि 17 किलो जूल ऑफ एनर्जी हमें चाहिए दो एटम्स के दरमियान में, दो मालिक्यूल्स के दरमियान में वीक इंटरमालिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।